कि बुद्ध का जो पहला सिद्धांत है वो है कि दुख का कारण तुम स्वयं, दुख का कारण कोई और नहीं है, दुख का कारण आप स्वयं हैं। लेकिन आज वर्तमान में बुद्ध की शिक्षाएं लोगों तक नहीं पहुंचाई गई है, बुद्ध के सिद्धांत लोगों तक नहीं पहुंचाए गए हैं। तो वर्तमान में लोगों को यह बताया जाता है कि आपके दुख का कारण कोई और है। राजनीतिक लोग आकर के बताते हैं कि आपके दुख का कारण XYZ धर्म के लोग। आप लोग खुद मानते हो कि आपके दुख का कारण या तो आपका पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पतोह है, दोस्त है, रिश्तेदार है। लेकिन बुद्ध का सिद्धांत क्या कहता है कि दुख का कारण आप स्वयं। होता यह है कि इंसान अहंकारवश अपनी कमियों को देखने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा दूसरों में ही बुराइयां खोजता है और यही चित्त इंसान को दुखी करता है। जैसे मैं ही कभी इनके उम्र में, बच्चे की उम्र में जब मैं बदमाशी किया करता तो मेरी मम्मी कहती मेरा बेटा तो सही है, फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है। अब मेरे मोहल्ले में 10 ही घर, जैसे आप लोग का 25 घर है ना, तो हमारे मोहल्ले में 10 ही घर है, क्योंकि शहर में ऐसे गांव नहीं होते। उन 10 घर की माताएं यही कहती कि मेरा बेटा सही है और फलाने के बेटे ने उसे बिगाड़ दिया है। अब पूछना मैं आप सभी से चाहता हूं कि ये फलाना का बेटा है कौन जो आपके बेटे को बिगाड़ रहा है? कोई बता सकता है? मैं लगातार सारे गांवों में, अभी तक नहीं भी तो 50 गांवों में लोगों से पूछ रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मैं भाषण देने नहीं आया हूं, देशना देने आया हूं। देशना और भाषण में अंतर होता है कि भाषण में होता ये है कि मैं अपनी बातें बोलूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा, और अगर देशना चल रही है तो मैं आप सभी से कुछ ना कुछ बीच बीच में सवाल करूंगा, आपको जवाब देना है। हमने कहा वो फलाने का बेटा कौन है जो आपके बेटे को बिगाड़ रहा है? आप ही लोग यहाँ 20-25 से आप कहिएगा उसका वाला फलाने का बेटा, वो उसका आरोप लगा रहा है। एक्चुअल में है कौन जो जिसको बिगाड़ रहा है सभी को? कोई ऐसा एक लड़का है जो सबको बिगाड़ रहा है? कौन है बिगाड़ने वाला? जवाब नहीं दे रहे हैं कोई। जानकार नहीं, सारी जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ आरोप प्रत्यारोप सब एक दूसरे पे चलता है। अगर इनका बेटा अगर बदमाशी करे तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं वो फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया, लेकिन फलाने से पूछने जाओ तो वो कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा को फलाने ने बिगाड़ा। तो सब तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, सब एक दूसरे पे ही आरोप प्रत्यारोप करते हैं। कोई भी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करता है। असली कारण क्या है वो अभी थोड़ी देर में आपको सब समझ में आएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाई गई है ना, उन्होंने पहली बातें बताई है कि शिक्षित बनने के लिए कहा, तो लोगों ने शिक्षा का मतलब ये समझा कि मेरे शिक्षा का महत्व मेरे उत्थान में, माई एजुकेशन फॉर माई करियर, मेरे शिक्षा का महत्व मेरे अपने व्यक्तिगत उत्थान और व्यक्तिगत उन्नति में। जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का कहना था कि मेरे शिक्षा का जो लक्ष्य होगा वो मेरे समाज का उत्थान का होगा। माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरे शिक्षा का महत्व मेरे समाज के उत्थान के लिए, मेरे समाज के लिए होगा। लेकिन हो क्या रहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा कि हमारे समाज में जब मैं अकेले दम पे इतना परिवर्तन ला सकता हूँ, तो जिस दिन इस समाज में 1000 वकील, 1000 इंजीनियर, 1000 डॉक्टर हो जाएंगे,
उस दिन ही समाज का पूरा भला हो जाएगा। आज समाज में 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर, 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर, 1 लाख से ज्यादा वकील है, लेकिन समाज का भला हुआ क्या? समाज जहां था वहां से भी नीचे गिर गया है। गोपालगंज की ये घटना है जहां एक वकील ने 2 भाइयों के बीच में जब झगड़ा हुआ तो दोनों में से एक पहुंचा उस वकील के पास, तो उसने एक भाई को बोलता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मार कैसे दिया, उसके ऊपर ये धारा लगवाओ। उस पे लगवाने के बाद फिर दूसरे भाई को बुलाया और कहता है देखो तुम्हारे पहले भाई ने ये तुम पे धारा लगाया है, अगर तुमको उससे केस जीतना है तो तुमको इससे मजबूत वाला धारा लगवाना पड़ेगा, और एक एक धारा लगवाने के 10-10, 20-20 हजार रुपया लगेंगे। अब झूठा केस लगवाने में ही आज वर्तमान में वो दोनों भाई जमीन बेच करके केस लड़ने में अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो वहां के जो समाज सेवी व्यक्ति है उन्होंने उस वकील से कहा कि आप तो इसी जाति और बिरादरी के व्यक्ति हो, आपको तो अपने समाज के व्यक्ति को समझाना चाहिए था, दोनों को, आपके जाति आपके समुदाय का ही था। तो वो कहता है कि फिर तो वकील का काम ही यही है, धंधा ही यही है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमा सकेंगे। एक डॉक्टर जब महिलाओं के लेबर पेन होते हैं, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो इंसान सोचता है कि चलो अपने समाज के डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं, अपने समाज का जो समुदाय का जाति का हॉस्पिटल होगा वहां लेके चलते हैं। लेके जाते हैं तो डॉक्टर पहले पूछता है नर्स से कि इसकी महिला की हालत कैसी है। वो बोलती है कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है। तो वो कहता है अपने नर्स से कि जाओ जाकर के उसको दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन लगा दो, दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन लगा दो या दर्द घटाने वाला इंजेक्शन लगा दो। तो या दर्द ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो ये जाकर कहा जाता है कि महिला को ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, अगर नॉर्मल डिलीवरी करने गए तो माँ को भी और बच्चे को भी जान का खतरा है। और दर्द कम करने का इंजेक्शन जब डाल दिया जाता है तो महिला हिलती डुलती भी नहीं है, उसे दर्द ही नहीं होता। तो डॉक्टर को बोला जाता है देखिए अब आपका बच्चा जो है लगता है पेट में ही शांत हो गया है, इसीलिए हिलडुल नहीं रहा, इसीलिए महिला को भी दर्द नहीं हो रहा है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा, बच्चा अंदर में ही शांत हो गया। इन 2 स्थितियों को निर्माण किया जाता है और फिर कहा जाता है कि जल्दी ऑपरेशन करना हो। ऑपरेशन करा के जो नॉर्मल डिलीवरी में 5,000 खर्चा होने वाला था अब 50,000 रुपया होगा। अब ये जो डॉक्टर ने किया 5,000 की जगह 50,000 लूटे, वो वकील ने 2 भाइयों के बीच में झगड़ा करवा करके पूरे दोनों भाइयों की जमीन लुटवा दिया, वो कौन था? पढ़ा लिखा ही तो था। वो डॉक्टर जो बना है वो पढ़ लिख करके ही तो बना है, और जो वकील बना है वो भी तो पढ़ लिख करके बना है। तो शिक्षित हो जाने से कुछ होता नहीं, क्योंकि स्कूली शिक्षा नहीं है, वो आपको नौकरी दिलवा सकती है, पैसे कमवा सकती है, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति नहीं बना सकती। इसीलिए जरूरत पड़ती है दूसरी शिक्षा, और जिसका नाम है नैतिक शिक्षा। इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे महिलाएं, जिस गांव से मैं गुजरा तो महिलाओं ने मुझे कहा कि बाबा जी इधर आइए, मुझे बाबा जी बुला करके मुझे बैठा देती और बोलती थोड़ा हाथ देख लीजिए ना। तो कभी कोई बोलती कि मुझे मेरा ये लौंग और चावल देख लीजिए, थोड़ा मेरे बच्चे को देख लीजिए, थोड़ा सुबह से ज्यादा रो रहा है, तो देखिए ना मेरा बच्चा को कब नौकरी लगेगा। तो ये सारी चीजें जंतर मंतर बना दीजिए। यही सारी चीजों के लिए ही मुझे अभी तक महिलाओं ने रोका। मैंने वहां पे महिलाओं से एक सवाल किया, और ये सवाल भी आप लोगों से करने जा रहा। अपने में बात करके समय बर्बाद ना करें, मेरे यहाँ से जाने के बाद भी बात करने का पूरा समय आप लोग के पास रहेगा।
मैंने वहां भी एक सवाल किया सबसे, और यहाँ पे भी आप लोगों से भी सवाल कर रहा हूं। अगर इस बच्चे को मिट्टी में लौटने की आदत है और आप मुझे कह रही हैं कि देखिए ना इसको ठीक कर दीजिए, अभी तुरंत तुरंत इसे मैं ले गया चापाकल पे और इसे नहला धुला करके साफ करूंगा, इसे अच्छा कपड़ा पहना दूंगा, 5 मिनट में क्या करेगा? क्या करेगा 5 मिनट में? फिर से वैसे ही लोटपोट करेगा। तो मैंने वहां सवाल किया था, वो सवाल आप लोगों से भी करने जा रहा हूं। क्या कपड़ा चेंज करवाना है या आदत बदलवाना है? कपड़वा बदलवाना है कि आदत बदलवाना है? क्योंकि कपड़ा बदलिएगा तो ये तो बार बार जाकर के वही काम करेगा। तो आदत बदलेगा, वो यहाँ बात इसके मारने ना मारने की और नहीं हो रही है, हम समझाने कहीं और जा रहे हैं। आदत बदलवाएंगे तो कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बताइए, जो अगर आप लोग अगर झाड़ फूक कराने के लिए या पूजा पाठ कराने के लिए जाते हैं, लौंग दिखवाते हैं, हाथ दिखवाते हैं, और अगर इससे ठीक हो जाता पूरी तरीके से तो मैं इस पे कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन ठीक होता है क्या? हम तो देखते हैं हर सप्ताह सप्ताह लोग जाते रहता है, महीना महीना जाते रहता है। जाता है कि नहीं जाता? ये सप्ताह गया, जा करके झाड़ फूक करवाया, थोड़ा सा जंतर मंतर पहना, 2-3 दिन के बाद फिर तबीयत खराब हुई, फिर गया, फिर सप्ताह दिन बाद फिर गया, महीना दिन में 3-4 बार 5 बार 10 बार चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो तो यही हाल है ना, जैसे कपड़ा बदलवाने का काम हो रहा है। हाँ, कपड़ा बदलवाने जैसा ही तो काम हो रहा है ना, जैसे बच्चे का कपड़ा बदलवा रहे हैं, आदत नहीं बदल रहा है। क्योंकि बुद्ध का कहना है कि अगर आपने अपने अंदर सुधार कर लिया तो बाहर से इन चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदत बदलना है, आपकी आदत गलत है, आपका जीवन जीने का तरीका गलत है, आपका कोई भी कार्य करने का और सोचने का तरीका गलत है, इस वजह से आपके जीवन में तकलीफ है। लेकिन आप जा रहे हैं कपड़े बदलवाने के लिए, मतलब झाड़ फूक करवाने के लिए, कुछ दिन बाद फिर खराब हो जाता है। और अभी आपने अपने मुंह से कबूल किया, स्वीकार किया कि कपड़ा बदलवाना नहीं, आदत बदलवाना है। हमारे एरिया में एक व्यक्ति ने शराब पी पी कर अपनी किडनी खराब कर ली। अब उसको गया हॉस्पिटल में तो उसकी एक किडनी निकलवाना पड़ा, एक किडनी बचा, 3 महीना 6 महीना उसका इलाज चला, जब ठीक हो गया फिर शराब पीना शुरू कर दिया। अब क्या इलाज कराने से वो स्वस्थ होगा या अपने आदत में बदलवाने से स्वस्थ होगा? कैसे ठीक रहेगा वो? आदत में। तो उसी तरीके से आपको भी अपने रहन सहन, जीने की कला में, जीने का तरीका में बदलावट करनी होगी, सोचने समझने में बदलावट करनी होगी। बार बार इन चीजों को करवा करके कुछ होने वाला नहीं। अगर कोई व्यक्ति जादू टोना करवा करके या फिर जंतर मंतर पहन करके अगर अमीर बन जाता तो दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता। अमीर वही होता है जो कर्म करता है। अंबानी आज के समय में सबसे अमीर व्यक्ति है भारत का। उसने कौन से इधर उधर जादू टोना पहना के रखा हुआ है? कहाँ उसने जंतर मंतर पहना हुआ है? कहाँ उसके हाथों में 50 अंगूठियां हैं? क्योंकि वो अपने कर्म के ऊपर विश्वास करता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे फल मिलेगा। हमारे यहाँ पे, मेरे ही घर पे, जब मेरे घर वाले अंधविश्वासी थे तो एक मौलाना को बुलाया गया घर पे झाड़ फूक करने की। उसने झाड़ फूक कर रहा था और उसने हवा में से ताबीज भी गिराया। उसने ताबीज तो गिरवाया, 1-2 घंटा चला, 1-2 घंटा उसने अपना जो करना था किया, पूजा पाठ। आखिर में जाने से पहले मेरे घर वालों को कह रहा कि 2000 रुपया लगेगा, 2000 रुपया हुआ, अब दीजिए।
तो मेरे दिमाग में उन समय एक सवाल उठा, और ये आपके भी दिमाग में उठना चाहिए, कि जो व्यक्ति हवा में से ताबीज गिरा सकता है, हवा में से 500-500 के नोट नहीं गिरवा लेता? पैसा मांगने की क्या जरूरत थी उसको? बताइए। वो जब हवा में से ताबीज गिरवा सकता है, तो हवा में से वो नोट भी तो गिरवा सकता था। जो व्यक्ति आपको 10 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपया में ताबीज बना के दे रहा है और कह रहा है इसको पहनने से आप अमीर हो जाएंगे, तो वो खुद आपसे पैसे क्यों ले रहा है? वो आपसे पैसे क्यों ले रहा है? वो ताबीज बना करके अपने पहन लेता, खुद अमीर हो जाता। होता कि नहीं होता? जो आपको ताबीज बना के दे रहा है अमीर बनने के लिए, वो खुद ताबीज बना करके पहन लेता तो अमीर हो जाता। एक जगह तो मैं गया, बड़ा अजीब सा घटना था कि एक महिला को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो मौलवी साहब के पास चले गए। हाँ, मौलवी साहब जो जड़ी बना करके देते हैं ताबीज, उससे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं भी गया था साथ में। तो जब मैंने मौलवी साहब के बारे में पता लगाया, उनका खुदे 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। तो उनका खुद शादी हुए 10 साल हो गया था, उनका खुद बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन ताबीज बना बना के सबको देते हैं बच्चा पैदा होने के लिए। तो जब वो व्यक्ति को खुद अगर ऐसा करने की क्षमता रखता, तो वो खुद का काहे नहीं कर लेता? इसीलिए हम सब उन चक्करों में पड़ करके, एक लड़का तो मुझे आधा किलोमीटर तक, बाबा जी मेरे हाथ देखिए ना, बताइए ना कब नौकरी लगेगा। मैंने बोला घर में बैठे रहो, ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा आराम से अपने आप, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके अपने पैसों को बर्बाद करिए नहीं। इसीलिए अभी मैं बताने जा रहा था कि जो पहली शिक्षा है, जो मैंने बताया, वो डॉक्टर इंजीनियर तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं ना, तब उनके आचरण में अच्छाइयां क्यों नहीं है? वो एक अच्छे इंसान क्यों नहीं? एक अच्छे इंसान क्यों नहीं है वो? क्योंकि उनके अंदर में नैतिकता नहीं है, जिसे हम कहते हैं आचरण और संस्कार। समझ में आ रहा है? संस्कार और आचरण उनके अंदर में नहीं। लेकिन डॉक्टरों का और वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे 5 साल की उम्र तक ही 3/4, समझ में आता है ना? 3/4, 4 भाग का 3 भाग, 3/4 दिमाग का विकास 5 साल के उम्र तक बच्चों का हो जाता है। तीन चौथाई विकास दिमाग का हो जाता है। अब 1/4 बस बचा हुआ है, बड़ा होते होते वो चीजों को अपनाता है। लेकिन 3/4 5 साल की उम्र में ही वो सीख लेता है, और वो जो 5 साल की उम्र तक जो चीजें सीखता है, वही उसके आगे का निर्णय करता है कि उसका जीवन कैसा होगा। जैसे हमने अगर अच्छा बीज बोया है, तो ही ना अच्छा फल होगा। तो 5 साल तक बच्चे को क्या सीखने को मिलता है घरों में? अपने पिता से, अपने दादा से, अपने चाचा से, इनसे क्या सीखने मिलता है उनको? वो बच्चे देखते हैं कि मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बड़े पापा, छोटे पापा, ये सारे के सारे लोग मेरी भलाई के बारे में सोचते हैं। हम थोड़ी सी भी गलतियां करते हैं तो ये मुझे डांटते, मतलब उनके नजर में अपने पापा, दादा, चाचा के बारे में बहुत इज्जत होती है। वो सोचते हैं ये लोग बहुत अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। अब होता ये है कि अब वो देखते हैं अपने दादा, चाचा, पापा को कि मेरे पापा खैनी बना रहे हैं, मेरे पापा
खैनी बना रहे हैं, मेरे पापा दारू पीते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं। यही चीजें वो अपने बच्चों को, बच्चे अपने माँ बाप, अपने पिता को, दादा को, चाचा को यही करते हुए देखते हैं। और ये देखते हुए जब वो बड़े होते हैं तो अपने ही पापा के चुनौती में से थोड़ा सा खैनी निकाल करके खाने लगते हैं। कभी क्या करते हैं कि अपने ही पापा के डब्बे, बीड़ी के बंडल में से एक बीड़ी निकाल लेते हैं, अपने ही पापा के पॉकेट में से, सिगरेट में से, डब्बे में से एक सिगरेट निकाल लेते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही पीना शुरू करते हैं और जब वो पहली बार पकड़ाते हैं तो पिताजी क्या कहते हैं? फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है। कौन बिगाड़ दिया है? फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया, फलानवा का संगति में बिगड़ गया है, उसकी संगति में नहीं बिगड़ा है, फलानवा के संगति में बिगड़ गया है। और वो अपने घर में देख रहा, अपने पापा को, अपने दादा को, अपने चाचा को, अपने बड़े पापा को, छोटे पापा को, मामा को, मौसा को, सबको तो यही करते देख रहा है वो। तो बिगड़ेगा, यहाँ से इल्जाम लगेगा फलानवा से, और वो भी फलानवा फलानवा पे इल्जाम लगा रहा है, हर फलानवा फलानवा पे इल्जाम लगा रहा है। कोई भी अपने ऊपर नहीं ले रहा कि घर में ये माहौल, आदमी कर्ज ले रहा है, लोन ले रहा है, या जुआ खेल करके पैसे हार रहा है और पैसे नहीं दे पा रहा, तो बैंक के एजेंट हो या जो कर्जदार व्यक्ति है जो कर्ज दिया है, अब घर पे आकर के जब बुलाता है तो पिता ही बोलते हैं बच्चे से, बेटा जाकर के बोल दो कि पापा घर पे नहीं। अब उसे झूठ बोलना कौन सिखा रहा है? घर वाले उसे नशा करना सिखा रहे हैं, घर वाले उसे झूठ बोलना सिखा रहे हैं। और जब बेटा बड़ा होकर के झूठ बोलता है तो बोलता है फलानवा ने इसको झूठ बोलना सिखा दिया है, फलानवा के संगति में झूठ बोलना सीख गया है। आप पिताजी, दादाजी, चाचा जी दिन भर बैठ करके जुआ कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। बेटा जब बड़ा होकर के जुआ खेलना शुरू करता है तो फिर इल्जाम लगता है कि फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया। मतलब हर चीज में फलानवा ने बिगाड़ा है, अपने घर के आदमी ने नहीं बिगाड़ा। जब बेटा बड़ा होता है और अपनी पत्नी को पीटता है या अपने माँ बाप को गाली देता है तो कहते हैं अरे इतना गंदा हरकत कहाँ से सीख गया है, कहाँ से सीख गया है? अरे आप ही तो अपनी पत्नी को कूटते रहते हैं। वो बच्चा छोटा से ही देख रहा कि पापा दारू पी करके आते हैं और मम्मी को जूते चप्पल मारते हैं, गाली देते हैं गंदी गंदी और मारते हैं। तो बचपन से ही तो अपनी माँ को मार खाते हुए देख करके तो बड़ा हुआ है ना वो। तो बड़ा होकर के जो उसने अपने पापा से सीखा है वही चीज अपनी पत्नी पे अप्लाई कर देता है, अपनी पत्नी को वो भी पीटता है। और फिर उस समय पिता कहते हैं कि गंदी हरकतें फलाने से सीख करके आ गया है। मतलब हर चीज का इल्जाम फलाने के ऊपर लगते रहता है। प्रेम करेंगे दरवाजा बंद करके और झगड़ा करेंगे मेन दरवाजा खोल करके, अपने रूम का दरवाजा खोल करके नहीं, घर के बाहर निकल करके यहाँ रोड पे झगड़ा करेंगे और पूरी दुनिया को जता देंगे कि हम कैसे, हमारा लक्षण कैसा है। और प्रेम करेंगे बंद दरवाजे में, किसी को पता ना चले। और ये हरकतें बच्चे देख नहीं रहे हैं क्या? देख ही रहे हैं। तो इतने अच्छे अच्छे आचरण आप उसे दे रहे हो, कौन दे रहा है? ये महिलाएं, थोड़ा सा तबीयत खराब होता है ले जा करके मौलवी के पास, तो पंडित के पास, तो ओझा के पास ले जा करके बच्चे में ये बचपन से ही दिमाग में बैठा दिया जाता है कि बच्चे वैज्ञानिक नहीं बनना है, तुमको तबीयत खराब हो रहा है तो मौलवी जी के पास जाना है, तबीयत खराब हुआ है तो ओझा के पास जाना है। तो बचपन से ही हम उसकी आदतों को बिगाड़ते चले जाते हैं। आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन अहंकार जो है वो कभी ये स्वीकार नहीं करता कि हमारे पास ज्ञान नहीं। अब जब मैं ही अपनी माँ से पूछता कि माँ ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो बोलती कि राहु निगल लेता और फिर उगल देता है। हमने बोला अच्छा, जा करके स्कूल में लिख देंगे तो गोल गोल अंडा मिलेगा नंबर, स्कूल में जाके लिख देंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा ना।
और जब स्कूल से सीख करके आए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, और जाकर हम अपनी माँ को बता रहे थे, तो माँ कहती है कि अंडवा चलल मुर्गिया के सिखावे कर। मतलब अब हम ज्ञान भी नहीं दे सकते। आपके पास नहीं है तो क्या हम दे भी नहीं सकते? अगर आपको जानकारी नहीं है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता, कैसे होता है, तो आपको अपने बच्चे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बेटे से बोलो कि बेटा मुझे पता नहीं है, स्कूल में जाकर के टीचर से पूछ लेना। लेकिन इससे अहंकार को चोट पहुंचता है, कहीं हम अपना बच्चे की नजर में अज्ञानी तो नहीं घोषित हो जाएंगे। तो ज्ञान तो दिखाना है, ज्ञान है नहीं, लेकिन जबरदस्ती कुछ ना कुछ दे देना है। इससे बच्चा अंधविश्वासी बनता हुआ चला जाता है धीरे धीरे। एक जगह मुझे शादी में मुझे बुलाया गया, चारिका करते हुए जा रहा था, तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो डलाते रहता है, तो जहां से भी गुजरता हूँ लोग मुझे कॉल करके बुला लेते हैं, जैसे यहाँ भी आया हूँ। तो उस शादी में मुझे बुलाया गया और बोला गया कि 10 गांव के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, तो आपको बोलने का मौका देंगे। तो हमको खाना वाना खिला करके पंडाल के पीछे ही रखा गया था। मुझे पंडाल में चढ़ने नहीं दिया गया। गांव की सारी महिलाएं स्टेज को छेक ली। मिर्जा गालिब जानते हैं ना, शायरी के बारे में जानती है ना, शायरी। मिर्जा गालिब के शायरियों में गालियों को पिरो करके जो बोलने की टेक्निक और तरीका बिहारी महिलाओं में है, मैंने कहीं देखा नहीं। इतना सुंदर सुंदर गालियां देती हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। मतलब वैसी गालियां मैंने आज तक नहीं सुनी थी जैसी जैसी गालियां वहां पे दे रही थी। अगले दिन जब शादी खत्म हुआ तो मैंने उन महिलाओं से पूछा कि जो गालियां आप दे रही थी बहुत बेहतरीन बेहतरीन और शायरी में पिरो करके, क्या आपके बच्चे के कान में उस समय रुई डाला हुआ था? बच्चों के कान में रुई डाले हुए थे क्या उस समय, कि बच्चे भी उन गालियों को सुन रहे थे? क्या कर रहे थे बच्चे, सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे? कि कान में रुई डाले हुए थे। तो बोलते हैं नहीं, कान में कहां से रुई डालेंगे, वो तो सुन ही रहे थे। तो मैंने बोला बच्चे गालियां कहां से सीखते? इतनी बेहतरीन बेहतरीन और बिहार के बच्चे गालियां देते हैं, 3-3 साल के और 5-5 साल के, वो गालियां कहां से सीखते? अपने ही प्यारी माताओं से। मातृभाषा जो है, बच्चे तो मातृभाषा ही सीखते हैं, तो इतनी बेहतरीन बेहतरीन गालियां कहां से सीखते? अपने ही माताओं से। और जब वो बच्चे में छोटे में 3 साल में और 2 साल की उम्र में होते हैं, और जब वो तोतला के गालियां देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तोतले शब्द में जब गालियां देते हैं तो अच्छा लगता है, और जब बड़े होकर के गालियां देने लग जाते हैं तो फिर कहते हैं फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया। गालियां दो आप, चोरी करना सिखाओ आप, जुआ खेलना सिखाओ आप, नशा करना सिखाओ आप, और आरोप लगेगा फलानवे पे। इस तरीके से आप आचरण थोप रहे हो उनके ऊपर, इतना अच्छा संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चे को। और जब बच्चा इतना अच्छा संस्कार लेके बड़ा होगा तो कितना बेहतरीन इंसान बनेगा ना। बचपन से गांजा पीते हुए देख के, सिगरेट, दारू, खैनी, ताड़ी, जुआ, गाली गलौज, अपने घर में माता पिता के बीच में झगड़ा, उधर से चप्पल चल रहा तो उधर से माँ बहन की गालियां, इधर से माँ बहन की गालियां। इतना अच्छा अच्छा संस्कार सुन करके तो बड़ा होता है बच्चा, तो बहुत अच्छा इंसान बनेगा ना। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये आचरण सिखाने का काम माँ बाप का होता है, घर परिवार का होता है। अगर आपने इन चीजों को नहीं सिखाया, स्कूल कॉलेजेस नहीं सिखा सकता इसको। ये घर का माहौल होता है और वो घर में ही सीखते। एक महिला अपने बच्चे को बदमाशी करने पे मार दे रही थी, तो गांव में मैं था, तो वहां पे उस महिला ने बोला कि मेरा बच्चे पे जब भी मैं मारती हूँ उसको बदमाशी करने पे,
तो बार बार मुझे आके बोलता है कि पापा तेरे साथ ठीक करते हैं, ठीक करते हैं। तो मैंने बोला कि वो ऐसा क्यों बोलता है? तो बोल रही थी कि क्या करते हैं कि मेरे हस्बैंड ने कभी दारू पी के, गांजा पी के आ जाते हैं, और जब मैं उन्हें डांटती हूँ तो मुझे चप्पल जूते से थप्पड़े थप्पड़ मार करके मुंह कान फुला देते हैं। अब ये सारी हरकतें बच्चे ने देख रखा है, तो जब वो बदमाशी करता है और मैं उसे मारती हूँ तो वो गुस्से में यही बात बोलता है कि पापा तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करते हैं। तो उस बच्चे के नजर में अपनी माँ को लेकर के कितना अच्छा रेस्पेक्ट है ना? बहुत इज्जत है ना, है कि नहीं? इज्जत है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों में आचरण उसको दे रहे हैं, इतना अच्छा संस्कार दे रहे हैं। और हम कहते हैं कौन माँ बाप चाहता है बेटा बिगड़े? सारे माँ बाप तो बिगड़ने वाली ही हरकत कर रहे हैं। कौन माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा दुखी हो? सारा दुख वाला ही तो आचरण और संस्कार सिखा रहे हैं उसको। सारे माँ बाप अपना बच्चा के लिए भलाई के बारे में सोचता है। ये कौन सा भलाई है? अगर ये भलाई है तो मैं चाहता हूं ये भलाई करवे मत कीजिए आप लोग। अगर ये इतना भलाई सोचते हैं तो कहाँ भलाई के बारे में सोच रहे हैं? कौन सी भलाई सोच रहे हैं अपने बच्चों के बारे में? कहाँ है भलाई? ये भलाई है? ये हरकतें सिखाना भलाई है? तो फिर बुराई क्या होती है? जितना उसका आपका दुश्मन आपके बच्चे को नहीं बिगाड़ता, उतना आप अपने बच्चे को बिगाड़ते हैं। इसीलिए सबसे पहला ध्यान अपने ऊपर जाना चाहिए, अपने अंदर सुधार करने के लिए। हमारा आरोप दूसरे के ऊपर होता है, हमेशा हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। आपकी सारी हरकतें सीख रहे होते हैं। जैसे महिलाएं कहती है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, तो ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग है कौन? महिला के ऊपर अत्याचार करने वाला लोग है कौन? कौन दिन भर झगड़ा करते रहता है? पुरुष आते हैं झगड़ा करने के लिए। पुरुष तो अपने कामों में बिजी रहते हैं। महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। अपनी बेटी 8 बजे सोकर उठे तो अच्छी, और बहू 4 बजे उठनी चाहिए। अपनी बेटी 8 बजे सो करके उठे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बहू आ गई तो बहू 4 बजे उठनी चाहिए। शोषण करने का दिमाग किसका है? महिलाओं का ही महिलाओं का शोषण करने का है। बेटी कैसा कपड़ा पहनेगी उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू ऐसी कपड़ी पहनना चाहिए, कपड़ा पहनना चाहिए। दिन भर अपनी बेटी को कॉल कर करके उससे पूछेंगे तो सास नानू ज्यादा कुछ बोल रखी है, दयादीन तो नानू कुछ बोल रखी है, ननद तो ज्यादा परेशान नानू कही रखी है। अगर ज्यादा बोली तो तू दू को बोलिए, दबिए ना ननद से जगिए, ना दयादीन से, ना सास से। अगर वो एगो गरिए सन तो तनी के 2 गो गरिए, वो 2 गो गरिए सन तो तू 4 गो गरिए, लेकिन दब के मत रहिए, हमनी के बानी सन पीछे से। और अपन घर में बहू थोड़ा सा जबान लड़ा दी तो देखा कर माई बाप कैसन संस्कार दिले बरस। मतलब अपना घर में बहू थोड़ा जबान लड़ा दे तो उसके संस्कार पे चले जाते हैं कि देखो कैसा संस्कार इसका माँ बाप दिया है कि जबान लड़ा रही। और अपनी बेटी को फोन करके क्या सिखा रहे होते हैं कि अगर सास एगो बोल रही है तो तुमको 2 गो बोलना है। तो ये दोहरा व्यवहार है या नहीं है? जो चीज आप दूसरों के लिए अपने लिए अपेक्षा कर रहे हैं, वही चीजें तो दूसरे के लिए भी अपेक्षा करनी चाहिए ना। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो चीजें आप अपने लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, तो अपनी बेटी को भी वैसी अच्छी बहू बनने का तरीका समझाना चाहिए, ना कि उसको झगड़ा लगाने के लिए करना चाहिए। जैसी बेटी चाहिए वैसे ही बहू को भी रखना चाहिए आपको। आप चाहते हो कि आपकी बेटी को फलाना अपनी बेटी मान करके रखे, तो आपको भी दूसरे की बेटी को अपने घर में बेटी मानकर ही रखना होगा, तब जाकर के बराबर चीजें आएंगी। नहीं तो महिलाएं अभी सीरियल देखती हैं, हाँ तो बहू को कंट्रोल कैसे करना है, तो दयादीन को कंट्रोल कैसे करना है,
तो सास को कंट्रोल कैसे करना है वो अब सीरियल से सीखा जा रहा है, कैसे चाल चला जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। अपने बेटी को कॉल करके समझाया जाता है कि अपने पति को कैसे अपने मुट्ठी में रखना है। और जब अपनी बहू अपने बेटे आपके बेटे को कंट्रोल में करती है तो अरे देखो तो ये तो मेरा बेटा को छीन ली, ये तो सौतीन मेरा बेटा को ही छीन लिया करके घर में। और अपना बेटी को भी तो सौतीन बनाने के बारे में शिक्षा दे रहे हैं ना, कि बेटी अपने पति को कंट्रोल में रखना, उसको ऐसे ऐसे कंट्रोल में रखना। और जब आपका ही बेटा को उसकी वाइफ कंट्रोल में करती है तो दिक्कत आना शुरू हो जाता है। एक तरफ अपनी बेटी को शिक्षा दे रहे हैं अपने पति को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा तरफ आपकी बहू आपके बेटे को कंट्रोल कर रही है तो दिक्कत हो रहा है। ये कौन सी चीजें हैं? दूसरे की बेटी जब कॉलेज जाती है, कोचिंग जाती है, अरे ये पढ़ती वढ़ती थोड़ी है, जाती है लफुआगिरी करने जाती है, ये तो बिगड़ी हुई लड़की है। मतलब दूसरे की घर की बेटी अगर जाए कॉलेज, है ये लोग पढ़ने वाले थोड़ी है, जाती है जाके गुलछल्ला उड़ाने के लिए, तो ये करने के लिए। जब जो बातें हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं तो वही तो बगल वाले की लेडीज भी आपकी बेटी के बारे में यही बोल रही होती है। हर एक महिला दूसरे की बेटी को नीचा दिखाती है। ये भूल क्यों जाते हैं कि आपकी बेटी के बारे में भी दूसरा कोई यही बोलता होगा। जब हम दूसरे की बहन बेटियों को माल बोलते हैं तो उस समय भूल क्यों जाते हैं लड़के कि हमारी बहन बेटी भी जब कॉलेज जाती है तो उसको भी कोई माल बोलेगा, उसके ऊपर भी डोरा डालेगा। तो जो बातें, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब हमें कुछ बात अपने मुंह से उगलना है, बोलना है, उसे एक बार चेक कर लेना है कि जो बात हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं क्या यही बात हम अपने घर वाले के लिए बोल सकते हैं, क्या यही बात हम अपनी बहन बेटी के लिए, बहू के लिए बोल सकते हैं जो हम दूसरे की बहन बेटी और बहू के लिए बोल रहे हैं। अंदर से आवाज आएगा नहीं। अगर एक बार भी अगर अपने अंदर से पूछ लिए तो कि जो बात हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं क्या वो बात अपनी बेटी के लिए बोल सकते हैं कि मेरी बेटी जाती है गुलछल्ला उड़ाने, लेकिन दूसरे की बेटी के बारे में तुरंत बोल देते हैं। दूसरे की बहू जाए अगर काम करने के लिए, अरे देखो उसका काम हम थोड़ी करने जाती है, उसका चक्कर है बाहर में। तो क्या जब आपकी बहू घर से बाहर जाती है तो वो भी इसीलिए जाती होगी? तो आपका काम दूसरे के ऊपर नजर रखने से ज्यादा बेटर होगा अपने ऊपर रखने का। नहीं तो अगर हम दूसरे के लिए आप शब्द बोलेंगे तो दूसरा भी हमारे लिए आप शब्द ही बोलेगा। आप आग फेंकोगे तो उधर से कोई फूल फेंकने के लिए नहीं तैयार है। इधर से जो देंगे उधर से वही मिलेगा। आप दूसरे के बहन बेटियों के बारे में बोलेंगे, उधर से कोई दूसरे बहन बेटियों के बारे में बोलेगा, आपकी बहन बेटियों के बारे में बोलेगा। इसीलिए अपने आचरण में सुधार लाना सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। तुम जब दूसरों के लिए गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा, और जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो ये बोलने के अधिकारी आप नहीं हो कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ। तो इसीलिए सबसे पहला है बच्चों में नैतिक शिक्षा, मतलब आचरण और संस्कार का निर्माण करना। दूसरे नंबर पे है शिक्षा, स्कूली शिक्षा। अब हमारे घर के पास ही एक लेबर क्लास के व्यक्ति है, वो 500-600 रुपये 800 रुपये कमाते हैं प्रतिदिन के। तो मैंने उनको बोला अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते, तो बोलते हैं 500-600 रुपया तो कमाते हैं हाजिरी पे, इतना में तो हम लोग का खाना पीना में ही खर्च हो जाता है, तो बच्चे का स्कूल का फीस कैसे भरे। मैंने कहा सुबह शाम जो लेते हैं ये फ्री में मिलता है का, तो नहीं, तो कैसे मिलता है, तो एक 30 रुपया मिलता है, 30 रुपया पौआ। तो 2 टाइम लेते हैं तो कितना लगता है, तो 60 रुपया। तो 60 रुपया के हिसाब से एक महीने का 1800 रुपया। अब हमारे तरफ स्कूल का फीस मिनिमम 300 रुपया से शुरुआत, इधर कितना है 300-400। अब हमने उनसे पूछा कि 1800 रुपया ज्यादा है कि 300 रुपया ज्यादा है, 1800 ज्यादा कि 300 ज्यादा? 1800 ज्यादा है।
तो वो 300 रुपये स्कूल में फीस नहीं भर सकते, लेकिन 1800 का दारू पिएंगे। और अशिक्षा का कारण बोलेंगे क्या कि हम अनपढ़ हैं, इसका कारण फलानवा, दूसरे पे आरोप लगाएंगे। हमारे घर में जो आती है काम वाली झाड़ू पोछा करने के लिए, तो कभी कभी अगर उसकी तबीयत खराब रहे तो वो अपनी बेटी को भेज देती है झाड़ू पोछा करने के लिए घर पे। तो मैंने उसकी बेटी से एक दिन पूछा कि आप कहाँ तक पढ़ाई की हो, तो बोलती है नहीं नहीं हम पढ़े लिखे नहीं है, हम नहीं पढ़ते। मैंने बोला क्यों? तो मेरे पापा जो पैसे कमाते हैं उससे दारू पी जाते हैं, और मम्मी जो घर घर में काम करती है उससे सिर्फ खाना पीना हो पाता है। मैंने बोला मजबूरी है, आगे कुछ बोल नहीं सकते। नवरात्रि का समय आया तो उसने मेरे पापा से 5000 रुपया एडवांस लिया। तो पापा ने मुझे बोला कि काम वाली ने 5000 रुपया एडवांस लेकर के गई। तो अगले दिन जब आई तो मैंने पूछा कि 5000 एडवांस क्यों ली थी? तो बोलती है नवरात्रि के दिन में भखले रहनी है, मतलब गछले रहनी है। गछना समझ में आता है ना, बलि देना। 10वीं के दिन बलि चलता है ना। मैं पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूँ, मेरा कहना है पहला फोकस अपने शिक्षा पे होना चाहिए। जिसको जो करना है उसका पैसा वो कहाँ उड़ाना चाहता है अपना उड़ाए, मुझे मतलब नहीं। पहला फोकस इस पे होना चाहिए कि आपके पास जो पैसे है वो पहले शिक्षा पे खर्च, आपके बच्चे के उत्थान पे खर्च। तो वो एक दिन में 5000 खर्च की। तो मैंने उसको बोला कि 300 रुपया के हिसाब से 12 महीना में, मतलब एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 तिया 3600 रुपया। एक साल का स्कूल का फीस कितना हो रहा? 3600 रुपया। और वो एक दिन में, नवरात्रि के दिन में उसने कितना खर्च किया? 5000 रुपया। अब बताइए, अगर वो ये कहे कि हम गरीब है इसीलिए बच्चे को नहीं पढ़ा पाए, क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? 5000 रुपया वो एक दिन में खर्च कर सकती है, वो 3600 रुपया एक साल का फीस नहीं दे सकती थी। लेकिन फिर इसका कारण दूसरे को देना है। आपको क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ पैसे उड़ाना है, ये आपका डिसीजन है। मेरा कहना है कि आपका सबसे पहला कर्तव्य एक माँ बाप के होने के नाते कि अपने बच्चे को शिक्षा देना, स्कूली शिक्षा देना, नैतिक शिक्षा देना, स्कूली शिक्षा देना और पौष्टिक आहार खिलाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारी औकात, लोगों को देख रहे हैं गाँवों में कि लोगों की औकात नहीं है घी खाने की, कि अपने बच्चे को चावल में या रोटी में घी घिस करके खिलाएं। लेकिन देखते हैं जब पूजा पाठ करते हैं तो घी पे घी जला रहे हैं, घी जलाते। घी खाने की औकात नहीं है, लेकिन घी जलाने की औकात बहुत। खुद अपने बच्चे को कभी खोआ मलाई नहीं खिलाएंगे, फल नहीं खिलाएंगे, और फल दूसरे को दान देंगे, खोआ मलाई दूसरे को दान देंगे। दूसरे को दान देने से भलाई होगा कि पहले अपने बच्चे को खिलाने से भलाई होगा? हाँ, आपका बच्चा कभी घी के साथ चावल नहीं खाया है, घी के साथ रोटी नहीं खाया है, आपके बच्चे ने कभी फल ठीक से खाना नहीं खाया है, खोआ मलाई नहीं खाया है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको उठा करके किसी दूसरे को दान दे देते हैं। दान देते हैं कि नहीं देते? तो पहले आप दान देने के लिए पहले आप अपनी औकात तो बनाइए, अपनी क्षमता तो बनाइए। दान कब दिया जाता है? जब आपके पास एक्स्ट्रा होता है, ज्यादा होता है, तो दान देते हैं। आपको खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपका बच्चा घी नहीं खा पा रहा है और आप घी को आग में जला रहे हैं। आपका बच्चा फल नहीं खा पा रहा है और आप फल दूसरे को दान दे रहे हैं। तो ये आपका अंधविश्वास और पाखंड आपको एक दिन ले डूबेगा। ना आपके बच्चा स्वस्थ रहेगा, और जिसको आप दान दे रहे हैं उसका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, और आपका बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। आपके दिए गए दान से वो अमीर हो जाएगा और आप खुद गरीब के गरीब रह जाएंगे। तो पहला फोकस करना है कि अपने बच्चे को एक आचरण और अच्छा संस्कार देना है। दूसरे नंबर पे स्कूली शिक्षा देना है। तीसरे नंबर पे उसको पौष्टिक आहार देना है। अपना सारा पैसा इधर खर्च कीजिए।
जिस दिन आपका बच्चा नौकरी में लग जाएगा और अच्छा पैसा कमाने लगेगा तो जो करना है करते रहिए ना, कौन मना करने जा रहा है, पैसे आपके। लेकिन अभी तो आप ये काम ना कीजिए। इसीलिए पहला काम आप नैतिक शिक्षा के ऊपर फोकस कीजिए, दूसरा स्कूली शिक्षा के ऊपर। अब बात आता है कि बुद्ध ये बातें कहते हैं कि दुखों का कारण आप स्वयं हो, तो दूसरा सिद्धांत ये आता है कि जो अनुशासित होगा और संकल्पित होगा वही व्यक्ति सफल होगा और राज करेगा, वही व्यक्ति सफल होगा और राज करेगा। क्योंकि और तीसरा सिद्धांत है कि जो ताकतवर होगा वो कमजोर का शोषण करेगा ही, ताकतवर कमजोर का शोषण करता ही है, ये प्रकृति का नियम है। तो लोगों ने कहा ये गलत नहीं है, मैंने बोला अच्छा गलत है। कुछ सवाल मेरे हैं, अब आप लोगों से भी पूछता हूं, कितने लोग यहाँ पे नॉनवेज मांसाहार करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठा के बता दीजिए कि कितने लोग मांसाहार करते हैं। सभी लोग करते हैं। आज किसके घर में नॉनवेज मांसाहार बना है? आज किनके यहाँ बना हुआ है? हाँ, अरे बताइए आज किनके यहाँ बना है? नहीं नहीं, मांस किसके घर में बना है? कब बना था? कल। क्या बनाई थी? हम मांस के बारे में पूछ रहे हैं। क्या बनाई थी कल? मुर्गा। अब मेरा आपसे सवाल है कि उस मुर्गे का नाम क्या था? हाँ, इतना ज्यादा हम लोग बैठे हुए हैं तो सारे के सारे इंसान हैं, सारा इंसान है यहाँ। तो आपका कोई नाम है ना? तो मुर्गा का नाम क्या था? कहने का मतलब है कि कमजोरों का ना नाम होता है और ना उनका कोई इतिहास होता है। अगर उस मुर्गे का अगर पुलिस थाना होता, कोर्ट होता, तो उसका भी तो थाने में जाके उसकी माँ बोलती ना कि मेरे बेटे को मार करके ये लोग खा गई है। जैसे गांव में बोलते हैं ना बेटी चबुआ, बेटा चबुआ जो गाली देते हैं, तो वो भी तो मुर्गी भी तो जाकर के बोलती ना कि मेरा बेटवा को चबा के खा गया ये लोग। तो चूंकि वो कमजोर है इसीलिए आप उसको मार करके खा जा रहे हैं। उसी प्रकार से जो ज्यादा ताकतवर समाज है वो आप कमजोर लोगों को दबा रहा है। ताकतवर कमजोर का शोषण करता है, आप जैसे कमजोर का शोषण करके खा रहे हैं उसी तरीके से जो ताकतवर है वो आपका शोषण करता है। अगर शोषण नहीं करवाना है तो अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए आपको अनुशासन और संकल्प की जरूरत पड़ेगी। बिना अनुशासन और संकल्प के कोई ताकतवर नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने सोच लिया आईएएस बनना है लेकिन हम पढ़िए नहीं रहे, बन जाएंगे क्या? हाँ, हम पढ़ना ही नहीं चाहते, 8-10 घंटा बैठ के पढ़ना ही नहीं चाहते और हम चाहते हैं आईएएस बन जाने, नहीं हो सकता है। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम आईएएस बने, लेकिन 12 घंटा 16 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकता। तो उसके अंदर वो अनुशासन आएगा कैसे? तो अनुशासन के लिए बुद्ध ने मार्ग बताया कि अनुशासन अंदर आने के लिए, संकल्प को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक ध्यान पद्धति को बताया, ध्यान मार्ग, जिस ध्यान का नाम है आनापान सती योग ध्यान। आनापान। रही बात मैम आ करके कोई भाषण दे करके जा रहा है, ठीक बात है, लेकिन क्या गलत दिया ये बात बताने की है। 8-10 दिन पे क्या हम 10 साल बाद आएंगे, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मैंने जो बातें कही वो सही है या गलत। हम कह के जा रहे हैं तो हम ही कह के जाएंगे, और कौन कह के जाएगा? सुधरना आपको है, नहीं तो झगड़ते रहिए। जैसे जिंदगी चल रही है वैसा ही आगे चलते रहेगा, दूसरे को फलाने को आरोप लगाते रहेंगे। हाँ तो वही फलाना को आरोप लगाते रहिए, हम चले जाएंगे, आप फलाना को आरोप लगाते रहिए।
आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो 10 मिनट हम अब ध्यान करने चलते हैं। आलती पालती मार के बैठ जाइए, अब 10 मिनट ध्यान करेंगे। आराम से आलती पालती मार के बैठिए। इस ध्यान में जैसे आप देखेंगे, जो साल भर का बच्चा को जब देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा कि उसका पेट फूलता और पचकता है। श्वास वो फेफड़े से नहीं, पेट से लेता है। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं तो श्वास को फेफड़े तक ही लेकर के यहीं से छोड़ देते हैं, लेकिन रात में हम लोग भी सोते समय पेट ही ऊपर नीचे होता है। तो इस ध्यान में भी हमारा श्वास पेट तक पहुंचाना है, फेफड़े तक नहीं। खींचना है पेट तक, पेट भर के, और छोड़ना है धीरे धीरे। लेना पेट भर के है और छोड़ना धीरे धीरे। यहाँ पे उंगली रखिए, श्वास जोर से खींचिए, गहरा श्वास गहरा खींचिए, छोड़िए। अंदर जो श्वास गया वो ठंडा और बाहर आने वाला गर्म महसूस हुआ होगा। उस श्वास को यहाँ पे देखना है आंख बंद करके। तो जब मैं बताऊंगा तो शुरू करेंगे। तो पहला, श्वास को नाक से खींचेंगे, हाथ नीचे कर लीजिए। श्वास को नाक से खींचेंगे गहरा और छोड़ेंगे धीरे धीरे। पेट भर के श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और यहाँ श्वासों पे ध्यान देंगे। दूसरी बात कि मन बहुत चंचल है। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो कोई अपने मायके पहुंच जाएगा, कोई अपना ससुराल पहुंच जाएगा, कोई खेतों में तो कोई अपने किचन में पहुंच जाएगा। मन बहुत भटकाएगा उसको। तो इसीलिए जब भटकेगा तो उसको खींच करके ले आना है फिर सांसों के ऊपर में। ठीक है। आखिर में जब मैं बोलूंगा हाथ रगड़ने के लिए, तो ऐसे हाथ को रगड़ेंगे और आंखों पे रख देंगे, और धीरे धीरे अपने ही हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोलना है। 10 मिनट के लिए सभी कोई बायां हाथ गोद में, दाहिना हाथ इसके ऊपर, बायां नीचे, दाहिना ऊपर, कमर सीधी। सभी लोग कमर सीधी। और सभी लोग, जब तक मैं ना कहूं कोई आंखें नहीं खोलेगा, 10 मिनट के लिए सभी कोई आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, और पेट तक गहरा श्वास को खींचिए और उसे धीरे धीरे छोड़िए, और अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर लगाइए। गर्दन सीधी, कमर सीधा, पेट भर